आज जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन करती हूँ मैं सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कर दिया। मार्केट डजंट रिएक्ट ट्वाइस ऑन सेम न्यूज़, या बोल सकते हो उसका क्वांटम कम हो जाता है। 2025 के एंड तक मार्केट स्टॉक्स पे क्या रहने वाला है और गोल्ड प्राइस में क्या रहने वाला है, क्योंकि वो तो भैया 1 लाख से ऊपर है। आप बना तो सकते नहीं, ये तो है नहीं केमिस्ट्री लैब में गए केमिकल्स डाले गोल्ड तैयार हो गया, लो बोलो कितना चाहिए। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड तो अनलिमिटेड बोला जाए। रिटेलर उम्मीद ही छोड़ दे क्योंकि सेबी ने जेन स्ट्रीट को तो पकड़ लिया। पेटीएम 1800 रुपए भाव 2100 रुपए के भाव पर आया, 4 साल हो गए वो भाव ही नहीं आ रहा। इतने सारे पैसे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग यूज करके रिटेलर्स को वॉश आउट कर दिया। मेरा एक दोस्त है घूमने निकल गया, कैपिटल 5 करोड़ प्लस है। ऐसा सेक्टर बताओ जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि प्रूवन है मार्केट में, आईपीओ, स्टॉक्स और हर एक फील्ड में। चलिए उनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं अपने करंट फेयर्स के बारे में जो चल रहा है मार्केट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। वेलकम विभोर जी। थैंक यू सो मच सारंग। नमस्ते सर, सो गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि आज जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन करती हूँ मैं सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आता है डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कर दिया। राइट। किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चलता। एक दिन मार्केट ऊपर जा रही है और फिर कुछ घंटे बाद वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है। अब बताइए कि जिस हिसाब से रोज़ न्यूज़ आ रही है, जो फर्स्ट टाइम इफेक्ट हुआ था मार्केट के ऊपर, ठीक है, उसका सेम इफेक्ट मार्केट में चलता है या फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस शॉक को। दूसरी वाली लाइन थोड़ी बेटर है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, मार्केट एक लाइन मैंने पढ़ी थी और बहुत हेल्प करा उस लाइन ने। मार्केट डजंट रिएक्ट ट्वाइस ऑन सेम न्यूज़, या बोल सकते हो उसका क्वांटम कम हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नहीं पता स्पीड में हो 50-60 की स्पीड पे, स्पीड ब्रेकर आया, आपको नहीं पता था, अरे यार लग गई। अब आप जब दोबारा उस रोड से जाओगे आपके दिमाग में एक फ्लैश है, यार यहाँ कहीं ना स्पीड ब्रेकर था, अब धीरे चलाओगे। जिस चीज के बारे में मार्केट को पता ही नहीं, आपने एकदम से बम फोड़ दिया, ये ले टैरिफ पकड़ 50% 100% का, लोग डर गए, भाई मेरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है, मेरे एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसको अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे लेमन लैंग्वेज में कि क्या इम्पैक्ट आता है कि भाई टैरिफ लग रहे हैं यूएस पे, हमारे ऊपर क्यों बम फोड़ा जा रहा है, मेरा मार्केट क्यों डाउन है, वो भी मैं समझाऊंगा लेमन में। फिर उसके बाद जब दोबारा से बोला गया, अच्छा चलो 90 डेज का ग्रेस पीरियड दे देते हैं, तो 90 डेज शांति पड़ गई, अप्रैल मई जून जुलाई चला गया। अब वापस से बोल रहे हैं कि 25% लो, अच्छा अभी भी रशिया से तेल खरीदोगे और 25% लो, टोटल 50% हो गया। तो मार्केट को कहीं आइडिया लग गया कि ये वोलेटाइल नेचर रहेगा ही रहेगा इस ब्रैकेट में जब तक ट्रंप आ चुका है। वो रीजन की वजह से उतना क्वांटम से इम्पैक्ट नहीं आएगा कि भाई चलो ठीक है, दो लोग मिलेंगे, डिप्लोमेटिक नेशन से बात करेंगे, चले काम करते हैं, इस पे कम कर दे, इस पे ज्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्टेबल होके वापस चला जाएगा। जैसे कोविड का जो एक बार इम्पैक्ट हुआ, अगर दोबारा से ऐसा कुछ भी आता है, कुछ भी होता है यूनिवर्सली, तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन नहीं देगा जिस हिसाब से कोविड के टाइम में दिया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, अननोन रीजंस थे। अब पता है कि कैसे उसको फाइट करना है, कैसी चीजें होंगी, तो सेम हर एक सिनेरियो के साथ कह सकते हैं। जैसे आप देखो 2020 की जो फर्स्ट वेव थी, नोबडी नोज कि भाई पीपी किट के लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, मास्क कौन सा वाला यूज करूं, तो वो धीरे धीरे लोगों को समझ आया। तब मार्केट 12,400 से सीधा 7,500 के लेवल पर आ गया। राइट। वेव 1 इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी फॉर अ ह्यूमन लाइफ, बट वेव 2 में लोग केयरलेस हो गए, अरे कुछ होता नहीं है ये कोविड, और वो स्प्रेड आउटबर्स्ट हो गया। उस टाइम पे लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, मार्केट को इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पता था ये पिछले साल भी कोविड आ चुका है, और कोविड की वजह से मार्केट गिरा, तो वो दोबारा नहीं गिरा, एक बार ही गिरा, थोड़ा वोलेटिलिटी आई, स्टेबलाइज हो गया, वो दोबारा चला गया। प्रोबेबली जब 2027-28 में या कोई और ऐसा बड़ा एक इवेंट होता है, आप एक हिंडनबर्ग का एग्जांपल लो, हिंडनबर्ग ने कहा कि भाई अडानी ये है वो है, अडानी के स्टॉक्स 40-50% तक टम्बल डाउन कर गए। हिंडनबर्ग ने वापस से थोड़े टाइम बाद 1-1.5 साल बाद बोला कि भैया सेबी की चेयरपर्सन भी इसमें इन्वॉल्व थी, ये है वो है, और वो कुछ नहीं हुआ। मार्केट कहता है पागल इंसान है, वो चलता रहेगा। तो एक न्यूज पे
2 बार 3 बार आप 4 बार डालो, मार्केट को पता है ये बात मुझे पता है, बार बार मत बताओ। 2 4 5 लोग हो सकते हैं जो पैनिक कर जाए, रिटेल वाले, अरे ये है वो है, जो न्यूज पढ़ के फोमो में आ जाए। मेजर प्लेयर्स जिन पे वॉल्यूम है, पैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ता दोबारा से। तो इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप क्या देखते हैं कि 2025 के एंड तक मार्केट स्टॉक्स पे क्या रहने वाला है और गोल्ड प्राइस में क्या रहने वाला है, क्योंकि वो तो भैया 1 लाख से ऊपर है, वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? देखो, पहली चीज तो गोल्ड इज अ यूनिवर्सल कमोडिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले यूज कर रहे हैं, चाइना वाले यूज कर रहे हैं, यूएस वाले कर रहे हैं, हर कोई यूज कर रहा है। अब आप बना तो सकते नहीं, ये तो है नहीं केमिस्ट्री लैब में गए, केमिकल्स डाले, गोल्ड तैयार हो गया, लो बोलो कितना चाहिए, वो तो भैया निकलेगा ना नीचे लिमिटेड से, है, रेयर मटेरियल्स में आता है, लिमिटेड है। तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड तो अनलिमिटेड बोला जाए। जितना किसी को सोना दे दो, चाहे वो इंडियंस हो, हाउस होल्ड वाले हो, या आई शुड से वाइफ हो, मदर हो, सबको गोल्ड चाहिए। लोग आजकल डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई ने भी एक डॉक्यूमेंटरी रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था अपना वॉल्ट, कि भाई जब वो करेंसी प्रिंट करती है तो 85% उसका गोल्ड रखती है रिजर्व्स में, राइट। तो गोल्ड की डिमांड एवरग्रीन रहेगी लॉन्ग टर्म में। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपने मान लो बाय करा 1 लाख पे, आप एक्सपेक्ट करो अगले हफ्ते ये 1,02,000 हो जाए, फिर 1,05,000 हो जाए, 1,10,000 हो जाए। नहीं, आपने बाय करा 1 लाख पे, हो सकता है टम्बल डाउन करके 90-95 तक आ जाए, 8-10-15% की गिरावट आ जाए, मार्केट में पैसा गोल्ड से शिफ्ट होकर इक्विटी में आ जाए, बट वापस से गोल्ड रिबाउंड होकर ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में सेफ है। जब ऑलरेडी एक चीज़ रैली ले चुकी, भाई ऊपर 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 थोड़ी जाएगी। आप फर्स्ट फ्लोर चढ़ोगे, सेकंड चढ़ोगे तो उतरोगे भी तो सही, सोगे थोड़ी वहाँ पर। तो 90 तक आता है, 85 तक आता है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बिंदास डालो उसमें पैसा। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइसेस कम है वहाँ पर ज़्यादा है, यूनिवर्सल कमोडिटी है, हर जगह सेम प्राइस पे बिक रही है। सिंपल सी बात, बाकी गवर्नमेंट के थोड़े बहुत टैक्सेस और करेंसी की वजह से अप डाउन होगा बस। और व्हाट अबाउट स्टॉक मार्केट? मार्केट देखो यार, फ्लक्चुएशंस तो आएंगी, चाहे वो कोविड हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो तो प्रॉब्लम, इजराइल ईरान का वॉर हो तो प्रॉब्लम, इंडिया पाकिस्तान का हुआ अभी मई में तो भी वोलेटिलिटी बनी। वो वोलेटिलिटी पार्ट है। आप अगर सपोज करो शिप सेल कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि समुद्र ऐसे ठहरा रहे और मेरा पानी नहीं हो सकता। जब तक उसमें वेव्स नहीं आएंगे आपका शिप सेल ही नहीं कर पाएगा, वही तो उसका फ्लो बना रहा है ना। तो सेम पार्ट वोलेटिलिटी के साथ है। अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, बाय करो, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट जो भी हम लोग बात कर रहे थे टैरिफ्स के ऊपर, जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करा, वो उन कंपनीज पर आएगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, इंडिया में कम माल बेच रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गारमेंट या क्लोथ एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, ठीक। नंबर 2 पे इंडिया है। अब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिव टू इंपोर्ट के चक्कर बोला जाए, या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए ज़्यादा बोला जाए, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। ट्रंप ने कहा जो आप माल मेरे यहाँ भेजोगे मैं उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब जो चीज़ आप मुझे 100 रुपये की बेच रहे थे, अब मैं 150 में आपसे लूँगा। अब आपको देख के लग रहा होगा बढ़िया यार, 100 की चीज़ 150 में बिक रही है, बट इसका एडवर्स इफेक्ट समझते हैं। पहली चीज़, जब प्राइसेस ऑलरेडी महंगे हो गए तो डिमांड कम होगी, राइट। भैया अरे यार पिछली बार लेकर गया था, अभी तो 100 रुपये का था, अब 150 का हो गया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कोई जो बिल्कुल हार्डकोर बंदा होगा वो ले लेगा। ये क्यों कर रहा है ट्रम्प? वो इसलिए कर रहा है ताकि जो यूएस वाले हैं उनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ज़्यादा प्रमोशन मिले। सपोज जैसे ये चॉकलेट का डब्बा ले लेते हैं, मैं ये चॉकलेट बनाता हूँ और बाहर 500 रुपये की बेचता था। अब उसने कहा जी मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, तो अब मैं बेचूंगा 750 रुपये की। वो टैरिफ तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, 500 रुपये मेरे पास आएंगे। समझ आता है? सेम क्वालिटी की, सेम क्वांटिटी की कोई यूएस वाला बंदा बना रहा है, वो बनाएगा 400-500 रुपये की। आप भी 500 की बनाते थे, मैं भी 500 की बनाता था, मेरी बिकेगी 750 की, बिकॉज ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड एवरीथिंग। जैसे अब आप इसका एग्जांपल समझो, बाहर से जो ऑडी, BMW या स्पोर्ट्स कार आती हैं तो इंडिया में भी वो महंगी बिकती है ना। सेम गाड़ी यूएस में कम की है,
इंडिया में महंगी है, वही ड्यूटीज का फर्क आ गया। तो अब वो यूएस वाले बंदे की डिमांड बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिकली। यार यूएस की सेम चॉकलेट यार 500 रुपये की है, यार इंडिया वाली 750 की है, मैं क्यों लूँ, मैं अपना 250 रुपये क्यों खर्चूँ, $3 एक्स्ट्रा। तो वो बंदा अब यूएस की एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, और आई शुड से सेल्स बोलो, उसको पुश करना चाह रहा है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम होने से सेल्स तो ड्रॉप हुई, जो हमारी फॉरेन करेंसी पे इम्पैक्ट आता है यूएसडी INR पे, वो डिप्रिशिएट होगा। जितने एक्सपोर्ट कम होंगे उतना रुपया वीक होगा, जितने एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उतना रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक सिंपल सी बात है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, यूएसडी INR से मार्केट पे इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। सेकंड चीज़ आती है कि भाई जो मुझे पेमेंट्स करनी है अब मुझे ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। जैसे इसको समझते हैं, ₹1 या $1 से 85 रुपीज़ का था, मेरी आपकी डील हो गई। मैंने आपको बोला ठीक है सारंग, मैं तेरे को एक काम करता हूँ, $100 मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ भेज देता हूँ। आपने कहा ठीक है विभोर, मुझे $100 भेज देना। तो 100 रुपीज़ भेजने थे, 185 मान लेते हैं, डॉलर बढ़ के 87 हो गया। जस्ट एन एग्जाम्पल। यार विभोर वो तेरे पैसे नहीं आए, हाँ यार वो भेज रहा हूँ, बस मेरी सैलरी आई है। अब मैं आपको 8700 भेजूंगा क्योंकि रुपया गिर गया, मेरा 200 का लॉस हुआ ना। और मैं तो बहुत छोटे क्वांटम में बात कर रहा हूँ, कितने लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड करेंसी डॉलर है। और जितना यूएस का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना यूएस का डॉलर स्ट्रांग होगा ना बाकी कंपैरिजन करेंसीज के हिसाब से। ये प्रॉब्लम है। तो मेरे एक्सपोर्ट गिरे, मेरा रुपया गिरा, जो मैंने माल ऑलरेडी बना के रखा हुआ था कि मैं इसे बाहर भेजूंगा, अब उसकी डिमांड कम हो गई, माल खराब हो गया। जूते हुए, गारमेंट्स हुए, मेडिसिन पे कह रहा है जी 250% तक लगाएंगे, 100-200% तक लगाएंगे, वो प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताइए कि ये कहीं पे आपको दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये रुक सकता है या यूएस ऐसे ही अड़ा रहेगा? आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है इस चीज़ के ऊपर? पर्सनल देखो, पर्सनल हो या ना हो सब पब्लिक ही है तो सब पब्लिक डाल देते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे। रीज़न क्या है, देखो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। हाँ। ट्रम्प नहीं है तो कोई और न्यूज़ आएगी, बट मार्केट कोई भी न्यूज़ हो, कोविड हो, रशिया यूक्रेन हो, इजराइल ईरान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, करेंसी हो, डॉलर गिरे, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, मार्केट एक टाइम बाद उसको फैक्टर इन करता है, अच्छी वैल्यूएशंस पे लाता है, अपने आप उसको ऊपर लेके जाता है। तो वोलेटिलिटी चलती रहेगी, कभी ब्रिक्स की वजह से आ जाएगी, कभी आ जाएगी कि भैया डिप्लोमेटिक नेशंस ख़राब हो रहे हैं, कभी आ जाएगी इंडिया पाकिस्तान की वजह से, कभी कुछ आ जाएगा। तो पार्ट वोलेटिलिटी का है। जब तक मेजर फॉल आपको 2-4% का एक दिन में नहीं दिख रहा, तो दैट इज़ नॉट अ फॉल, दैट इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। यार 20-22 हज़ार से 26 हज़ार तक भागा, एक साल में भागा, तो थोड़ा सा सांस लेगा, रिबाउंड करेगा, लोग अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, फिर वापस एक रैली आएगी, 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आएंगे, फिर स्टॉक नीचे आ जाएगा। टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस, 1600 से लेकर 1100 पे आया, वापस आ गया ना 1300-1400। सिंपल। तो जिनके पास ये वाले स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है टैरिफ से, कुछ कंपनीज़ हैं जिनके क्लाइंट्स मेजरली एक्सपोर्ट के ही हैं, यूएस के ही हैं, तो उनको क्या डरना चाहिए इस टाइम पे, या फिर उनको थोड़ा सा सब्र बना के रखना चाहिए अगर कंपनी अच्छी है तो? देखो डरना तो नहीं चाहिए। आपने अगर कोई कंपनी पिक करी है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपने उसके टेक्निकल या फंडामेंटल पढ़े होंगे। नो डाउट टेक्निकल तो बर्बाद हो चुका होगा उसका चार्ट, अभी तक एक 8-10% का फॉल ईजिली आ चुका होगा। वेल्सपन लिविंग ले लो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ट्राइडेंट ले लो, गारमेंट्स में है, सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये सब जितनी कंपनीज है सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनमें प्रॉब्लम आएगी अगर इंडिया पे टैरिफ ज़्यादा है, बांग्लादेश पे कम है, तो लोग बांग्लादेश का माल बाय करेंगे। बांग्लादेश पे ज़्यादा है, इंडिया पे कम है, तो इंडिया का माल बाय करेंगे। तो मतलब ये कंपैरिजन भी है बाकी कंट्री से, हमारा टैरिफ क्या चल रहा है, बस सिर्फ हमें अपना आउटलुक नहीं देखना है, बाकी वर्ल्ड का भी देखना है, बाकी के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कहाँ पे लाए करते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई कपड़ा है, आप बांग्लादेश हो, मैं इंडिया हूँ, 100 रुपये का आप भी बना रहे हो, 100 का मैं बना रहा हूँ, आपके ऊपर टैरिफ है 20%, मेरे ऊपर है 50, तो आपका माल 120 में जा रहा है, मेरा 150 में जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस एक ना एक बार देखेगा। आप चाहे लंदन में शॉपिंग करो, सिंगापुर में करो, इंडिया में करो, कहीं शॉपिंग करो, आप एक बार ये नहीं देखोगे यार ये 120 का है, यार 150 का है, यार 30 रुपये में ज़्यादा क्यों दूँ,
और मैं छोटी क्वांटिटी, आप एक चीज़ खरीद रहे हो, बात हो रही है लाखों करोड़ों वॉल्यूम्स की, पहली चीज़। तो जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले हैं उनमें थोड़ा सा ट्रबल आएगा ही आएगा। थोड़ा सा रिड्यूस करो पोर्टफोलियो में से, वोलेटिलिटी बनी रहेगी। प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वार्टर के 1-2 रिजल्ट्स खराब आएंगे ही आएंगे वो। तो जो स्टॉक्स सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कोई एक्सपोर्ट थोड़ी है, काम चल रहा है अच्छा खासा, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। NBFCs देख सकते हो, इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फार्मा पर आएगा, रियल स्टेट पे नहीं आएगा। DLF है, घर बनाता है इंडिया में, बेचता है, वो ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प को, अरे तू 500% लगा दे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईंटें खरीदता हूँ इंडिया से, सीमेंट खरीदता हूँ इंडिया से, रेत खरीदता हूँ इंडिया से, लेबर इंडिया की, सरिया खरीदता हूँ इंडिया से, घर बनाता हूँ, बेच देता हूँ। रियल स्टेट पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। IT पर कोई मेजर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ऑलरेडी IT गिर चुका है, तो 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स और सटल आएंगे, वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आई एम तो एक्सपेक्टिंग कि जितनी IT कंपनीज हैं दे शुड स्टार्ट गिविंग अ बायबैक ऑप्शन। ये बायबैक ऑप्शन देना चाहिए इनको, ऑलरेडी इन पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो ये सेक्टर ऐसे हैं जिन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। गारमेंट्स देख लिया हम लोगों ने, कुछ FMCG वाले हैं जो बाहर अपना माल बेचते हैं, उन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट वगैरह आ सकता है, बट इतनी वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली नहीं है। तो मतलब एक लेमैन है, अगर उसके पास कंपनीज़ है उसके पोर्टफोलियो में, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके क्लाइंट्स जो हैं उस कंपनी के, वो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजह से अपना मैनेज करके क्लाइंट्स देखो, एक्सपोर्ट देख लो कितने हो रहे हैं उसके, और मतलब जो आई सोचा एनुअल रिपोर्ट आती है कि आज हम इस बार हमारे एक्सपोर्ट्स इतने हुए, इतने बढ़ गए, इतने घट गए, वो है। सेक्टर कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। इन सब के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो इस टैरिफ्स में कहाँ लाई करता है। और न्यूज़ से ये ना डरे कि 50% बढ़ा दिया, 70% बढ़ा दिया। थोड़ा सा समझदारी से चले कि बाकी कंट्रीज़ का भी कितना चल रहा है, हमारा भी कितना चल रहा है, और क्या ऑल ओवर वर्ल्ड क्या सिनेरियो चल रहा है। एग्जैक्टली। दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आप IPO एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे यूट्यूब पे। मैं भी, अगर मुझे IPO के बारे में जानना है तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच, सब आप लोगों का प्यार। हाँ, पर मुझे ये जानना है कि ज़्यादातर रिटेलर्स जो हैं इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से या फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से भी कई बार सिर्फ ग्रे मार्केट प्राइस देखते हैं एक IPO का, और IPO में इन्वेस्ट करने की सोच लेते हैं, ठीक है, या फिर ये देखते हैं कि भैया कंपनी फेमिलियर है या नहीं है। तो क्या ये ग्रे मार्केट प्राइस ही देख के इन्वेस्ट करना सही रहता है? क्या ये सही इंडिकेटर है या नहीं है? देखो, आपने 3 इडियट्स देखी है? हाँ जी। तो उसमें राजू और फरहान उसके 2 दोस्त होते हैं, ठीक है। रैंचो क्या करता है, 2 वर्ड्स लिखता है। तो उसमें बमन कहता है, ओ हेलो, उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ। सिंपल, राइट? तो ओ हेलो, मुझे GMP बताओ क्या है, मुझे मत बताओ फंडामेंटल्स क्या है। आजकल लोगों का ना वो हो गया है। हाँ। देखो, पहली चीज तो GMP क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, इट्स अ ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। हाँ जी। कि भैया मैं ऑफ मार्केट ये इतना सौदा लेने में तैयार हूँ, कोई लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है वो, तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। इट्स अ समटाइम्स, मोस्टली SME में ये फैब्रिकेटेड रहती है, ठीक है। लक्ष्मी फाइनेंस का IPO आया, 12-15% उसका GMP चल रहा था, गिर के 10 पर आया, 8, 5, 0 पर आ गया, गिरता चला गया। अब आप सोचो, जिसने 11% का GMP देख के IPO अप्लाई कर दिया, लिस्टिंग गेन पे तो लिस्टिंग डे पर लॉस में गया ना। तो इट्स अ फैब्रिकेटेड थिंग, और आई शुड से ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। GMP शुड बी द लास्ट 6th पॉइंट जिनको आपको चेक करना है। तो 5 बता दीजिए प्लीज सर। देखो, पहला 5 जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, पहला रहता है सेक्टर। सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ आता है। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर समझ आता है, आप बैंक जाते हो, स्टेटमेंट लेते हो, अकाउंट ओपन करते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो, वो आपसे पैसा लेता है, वो कमाते हैं, लोन देते हैं। दूसरा हो गया फार्मा या API, जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चल रहा है, हर दूसरा बंदा कोई ना कोई तो दवाई खा ही रहा है आज के ज़माने में, कोई पेट दर्द की, कोई सर दर्द की, कोई कुछ, तो डिमांड है। API जिसके पास फार्मूला बना हुआ है, दवाई का फार्मूला बनाना कोई मैगी थोड़ी है, डाला और बन गई, लॉट ऑफ टास्क, राइट। तीसरा सेक्टर जो मुझे पसंद है, दैट इज क्लीनिंग सेक्टर। होटल्स मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, सेक्टर वाइज बोल रहा हूँ। इतने होटल्स हैं, आप ओयो पे जाओ, 5000 होटल लिस्टेड है वहाँ पे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, गो IBU पे जाओ, राइट। होटल लिस्टेड कैटेगरी में कुछ ऐसा
अच्छा नहीं लगता। इंडियन होटल्स इज गुड, टाटा का ब्रांड है भैया, टाटा ने हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर। तो पहला चीज़ जो मैं आईपीओ देखता हूँ वो रहता है हमेशा सेक्टर। सेक्टर बढ़िया है, यानी ये लंबी रेस का घोड़ा है। हो सकता है लिस्टिंग डे पर फुस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लंबी रेस पर मुझे जिताकर जाएगा। शॉर्ट टर्म का गधा नहीं है वो। पहला हो गया सेक्टर। दूसरा आईपीओ साइज। जैसे अभी हम लोगों ने डिमांड सप्लाई की बात करी, जितना छोटा आईपीओ होगा उतनी डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी। सपोज करते अभी एक आईपीओ आया था, सिर्फ 100 करोड़ का था, 300 गुना सब्सक्राइब हुआ, 300 गुना, राइट। मतलब कि कंपनी ने मांगे 100 करोड़, पब्लिक ने दिए 30,000 करोड़। अब मिलेंगे तो 100 करोड़ ही, तो यानी 29,900 करोड़ जो है वो बेकार वापस आ जाएंगे। अब जिसका रिफंड आता है, क्योंकि डिमांड अनलिमिटेड हो गई और आई शुड से 30x 300x हो गई, सप्लाई थी इतनी सी, तो जिसको नहीं मिलता वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है बाय करने के लिए, जिसकी वजह से वो अच्छे लिस्टिंग गेन पर खुलता है। तो जितना छोटा आईपीओ उतना बढ़िया, मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जितना बड़ा आईपीओ उतनी ज़्यादा सप्लाई। आप आर पावर का एग्जाम्पल लो, आर पावर आ रहा है 2008 की बात है। क्यों फेल हुआ? हर बंदा पान नुक्कड़ पे खड़े होकर वो आईपीओ के फॉर्म भर रहा है। पेटीएम क्यों फेल हुआ? सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की कौन सी है? LIC। क्यों फेल हुआ? भाई भरवा रहे हैं जबरदस्ती लोगों को। इतना बड़ा आईपीओ नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा मार्केट, सप्लाई इतनी ज्यादा है। फिर उसके बाद Hyundai का आईपीओ आया, क्यों फेल हो गया? क्योंकि भाई आईपीओ 20,000 करोड़ का आईपीओ, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो जितना बड़ा आईपीओ होगा उतने लिस्टिंग गेन कम होंगे, जितना छोटा आईपीओ होगा वो उतना बढ़िया होगा। दिस इज माई सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया, पैसा कंपनी के पास कितना जा रहा है, फ्रेश इशू कितना है, OFS कितना है। एक आईपीओ आया 100% OFS है, आपने तो पैसा लगा दिया, अब पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा, कंपनी के पास से जा रहा है OFS में, यानी प्रमोटर एग्जिट कर रहा है, अपना माल रिड्यूस कर रहा है, कोई VCs वगैरह हो गए तो वो पड़ा रहेगा। आप सोच रहे हो आप पैसा लगाओगे, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर लगाएगी, नई फैक्ट्री खोलेगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप चेक करो कि OFS कितना है, फ्रेश इशू कितना है। 100% फ्रेश इशू है, बढ़िया, मैं पैसा लगाऊंगा, कंपनी प्रोडक्शन करेगी, नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आएंगे, मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा। 80-20 है, 80 फ्रेश इशू, 20 OFS, ठीक है, प्रमोटर ने कंपनी बनाई है, ही डिजर्व्स। 60-40 इज लास्ट। 50-50 पर ना थोड़ा सा मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ। जैसे अभी ब्लू स्टोन का आईपीओ आ रहा है, मुझे नहीं पता आप ये पॉडकास्ट कब डालोगे। ब्लू स्टोन का आईपीओ जो है 50-50 है, मुझे नहीं पसंद आया। भाई आप लॉस में हो तो पहले उससे बाहर आने का ट्राई करो ना, तुम क्यों कैश काउ बन रहे हो? कई प्रमोटर्स ना आईपीओ को कैश काउ की तरह देखते हैं कि भाई रगड़ लो इसको। आप बिलीव नहीं करते कि अपनी कंपनी में खुद ही? एग्जैक्टली, बिलीव बोलो, नई शेयर इशू कर दो ना यार आप, सिंपल सी बात। चलो वो छोड़ते हैं, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल्स का। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि ये ऑडिटर से ऑडिट होकर आई हैं सारी, तभी आईपीओ पर चढ़ी हैं। अब आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, सिंपल सा आंसर है कि आपका प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ पर मेरे साथ बैठ के ऊनो स्टूडियोज में पॉडकास्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ऊनो की सर्विस पसंद आई, तो भैया ऊनो की सेल्स बढ़ रही है। आप चॉकलेट खा रहे हो, डेयरी मिल्क की, 5 स्टार नेस्कैफे की कॉफ़ी पी रहे हो, तो समझ आ रहा है पब्लिक को इसका प्रोडक्ट पसंद आया। आप मानोगे भी एक आईपीओ आया, पहले साल की सेल्स है 20 करोड़, तीसरे साल की सेल है 25 करोड़, दूसरे साल की सेल्स है 2 करोड़। 20, 2, 25, बीच का कहाँ गया ये? सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है ही नहीं। एग्जैक्टली, 1-2 क्वार्टर समझ आते हैं, क्वार्टर नॉट ईयर। भाई पूरे साल में इंसान अपने एम्प्लॉयज को भेजेगा, पुश करेगा, इंसेंटिव्स देगा, जा भाई सेल्स कर आ। पर 20 से 2 दैट इज, मतलब या ये बोला जाए आप सिर्फ एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट थे, उस क्लाइंट ने उस टाइम आपको काम नहीं दिया। चलो अब वापस आते हैं, तो अगर आपके फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट में है कंपनी, अच्छी बात है। लॉस में है, बाकी सब ठीक है, समझ आता है, एक बारी को बैठ लूँगा। पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, भाई क्या कर रहे हो ऐसा? मेरा पैसा लेके भी आग लगाने वाले हो क्या? पहले VC से उठा लिया, शार्क टैंक में आ गए, सब कर लिया, अब मेरे पैसे का भी आग लगाओगे? मुझे नहीं डालना। अरे अच्छी कंपनी, टाटा पावर प्रॉफिट में है, टाटा स्टील प्रॉफिट में है, वेदांता प्रॉफिट में है, साइक्लिकल नेचर है, डिविडेंड दे रहा है, इन्फोसिस, विप्रो सब प्रॉफिट में, डालो ना उनमें पैसा अच्छा खासा।
तो ये हो गए 4 पॉइंट। लास्ट और 5th पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो रहता है पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशंस, कि मेरा आईपीओ जो आ रहा है वो किस पी रेशियो पर आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है उसका, और उसके जो पीयर कंपैरिजन है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका आईपीओ आ रहा है, जस्ट एग्जांपल जिस आईपीओ के हम बात करें XYZ, वो आ रहा है लेट्स से 40 के पी रेशियो पे, सेम सेक्टर का, सेम पीयर कंपैरिजन, सेम इंडस्ट्री, वो है 35 के पी रेशियो पे, तो मेरा आईपीओ थोड़ा ओवर वैल्यूड है, चलेगा, थोड़ा बहुत बनेगा, मार्केट बुलिश है। मेरा आईपीओ आ रहा है 40 पर, इंडस्ट्री का आईपीओ ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री 15 पे, 10 पे, आप 4 गुना वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, नहीं चलेगा भाई साहब। एक दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, तीसरे दिन मार्केट को सच्चाई पता लग जाएगी, वो एग्जिट करके निकल जाएंगे। आपका आईपीओ आ रहा है 40 पर, पीयर ऊपर ट्रेड कर रहा है 50 पे, 60 पे, ये थर्ड हो गया, तो यानी आप अंडर वैल्यूड लेकर आए हो, आपने टेबल पर इन्वेस्टर्स को बनाने के लिए कुछ सोचा है। डीमार्ट का आईपीओ आया था 2016-17 के आसपास, आईपीओ प्राइस था 300 रुपये, आईपीओ खुला 100% गेंस पे 600 रुपये पे, और आज तक वो लो टच नहीं हुआ, ना 600 टच हुआ, ना 300 टच हुआ, कभी टच नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने मैनेजमेंट पर बेट करा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, आईपीओ की बात खुली है, भारतीय हेक्सोकॉम का आईपीओ आया, ठीक है, जीएमपी चल रहा था उसका 1-2% के आसपास, फुल ओएफएस, बड़ा आईपीओ 4000 करोड़ के आसपास। अब इन सारे फैक्टर से निकल गए, लोगों ने बेट करा मैनेजमेंट पे कि यार भारती एयरटेल सुनील मित्तल ने बनाकर दिखाई, जियो के सामने खड़ा रहा, उस टाइम पे लॉसेस भी लिए, आज कंपनी प्रॉफिट में, शेयर का भाव 2000 हो गया, तो भाई ये भारतीय हेक्साकॉम को भी बनाकर दिखाएगा। लोगों ने दिव्यानी इंटरनेशनल पे बैठ कर वरुण बेवरेज की वजह से कि भाई वरुण बेवरेज बनाकर दिखाई है तो ये भी बनाकर दिखाएंगे, सिंपल सी बात, ये चीज़ है। सपोज करते कोई एक बड़ा यूट्यूबर है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल लेते हैं, रोनाल्डो का एग्जांपल लेते हैं, भाई साहब यूट्यूब पर आया, एक दिन में डायमंड बटन, सिल्वर बटन जो चाहिए, वीडियो डाली भी नहीं अभी, क्यों? ब्रांड नेम, मैनेजमेंट। तो अगर आपको लग रहा है जैसे JSW सीमेंट का आईपीओ है, भैया उसके पीछे JSW की ही मैनेजमेंट बैठी है, वही बंदा जिसने JSW सीमेंट बनाई, JSW इंफ्रा आईपीओ आया, 2x 3x हो गया 1.5 साल में, JSW एनर्जी आईपीओ उसने बनाकर दिखाया, जिंदल एंड जिंदल कंपनी है। ऐसा कोई नौसीखिया नहीं बैठा जिसको बिजनेस करना नहीं आता। हो सकता है उस टाइम जीएमपी अप डाउन हो, 1-2 साल में आपने केपेक्स लगाए जा रहे हो, ओए यहाँ पर भी फैक्ट्री खोल, ओए साउथ में भी फैक्ट्री खोल, तो स्टार्टिंग में आप बर्न कर रहे हो, बट आपको पता है जिस दिन बर्न खत्म हुआ, ब्रेक इवन हुआ, फिर मैं अपना माल बेचूंगा पूरे मार्केट में। दैट इज द 5 पॉइंट्स आई लुक फॉर फर्स्ट। तब जाकर छठा नंबर आएगा, अगर ये सब पैरामीटर फेल होते गए कि भाई जीएमपी कुछ है भी या नहीं है, तब जाकर। मुझे एक पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन पूछना है, एज अ रिटेलर पॉइंट पे आप सजेस्ट भी करते हो कि आईपीओ में डालना है सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, सही चीज़ है, सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है, रिटेलर उससे दूर ही रहे? दोनों पॉइंट सही हैं, डालो, बिंदास डालो, देयर इज़ नो हार्म। 7 दिन में पैसा अनब्लॉक हो जाता है मेरा। 10 तारीख को आईपीओ आया, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, 10, 11, 12 को, 13 को अलॉटमेंट आ जाएगी, 14 के आसपास रिफंड्स वगैरह आ जाएंगे, 15, 16 की छुट्टी रहेगी, 17 को आईपीओ मेरा लिस्ट हो जाएगा। 7 दिन में अगर मुझे 10, 15, 20% गेंस मिल रहे हैं, बढ़िया बात है, कुछ गलत नहीं है। मैं पर्सनल क्राइटेरिया बताऊँ, मैं आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं लिस्टिंग गेन पे बहुत बहुत कम आईपीओ देखता हूँ। मेरा जो क्राइटेरिया रहता है, आईपीओ डालो, भूल जाओ। मेरे पास IREDA का आईपीओ पड़ा हुआ है 32 रुपये का, स्टॉक का भाव 200 रुपये हो गया, 200 से 170, 160 भी आ गया, पड़ा रहने दो। NSDL मिला, पड़ा रहने दो। मैंने वीडियो में भी बोला भैया मैं तो लॉन्ग टर्म वाला हूँ। आपको हो गया, अप्लाई हो गया? एक मिला था, हाँ। एक मिला था मुझे 8 अकाउंट 10 अकाउंट में से पड़ा रहने दो, हाँ। डिमांड इतनी ज़्यादा थी, हाँ। तो मैं वो नहीं करता कि भाई अगर मुझे कमाना ही है 8-10 दिन में, मैं स्विंग ट्रेड देख लूँगा। जिनको स्विंग ट्रेड नहीं आता, फंड्स हैं, लगाओ आईपीओ में, लक का फैक्टर है, मिला, लिस्टिंग गेन का माइंडसेट है, तो पहले दिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लो और निकल जाओ। और अब इसको वॉच लिस्ट से हटा दो, अब मत देखो इसका क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रिग्रेट मत करो। सर NSDL का आईपीओ लगाया था, बढ़िया, सर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। सर लिस्टिंग डे के लिए बुक कर लूँ? मैंने पूछा क्या माइंडसेट है? हाँ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था। मैंने कहा बुक कर लो, 10-12% देगा। 10% दिया, 12-15% के आसपास फ्लक्चुएशन हुआ, बुक कर लिया, शाम को खुश हो गया। अगले दिन 20% की सर्किट लग गई, अब रिग्रेट कर रहे हो।
अरे अगर आपको रिग्रेट करना है, आप लगाओ ना लॉन्ग टर्म के लिए। आईपीओ में पैसा लगाओ, भूल जाओ, ताकि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टोरी सुना सको, या वो आपको बोले अरे तुझे पता है मेरे दादाजी ने ना 10 शेयर लिए थे, NSDL के आईपीओ में मिले थे, उनके पास आज इतने हैं। वो जो MRF की स्टोरी, HDFC बैंक की, SBI की, रिलायंस की स्टोरी आती है, तो सुनाओ ना, वेल्थ क्रिएशन करो। वरना स्विंग ट्रेड इज फाइन, आप निकालो 10-8% ब्रेकआउट ढूंढ लो, कोई मोमेंटम ब्रेकआउट, VWAP लगा लो, सुपर ट्रेंड अभी अभी क्रॉस हुआ है तो वो स्विंग ट्रेड से निकलेगा। आपको लगाना है लिस्टिंग गेन पे बुक करो, बाहर निकल जाओ। अरे एक और चीज़, बड़े मैसेजेस आते हैं जब आईपीओ की फ्रेंजी चल रही होती है ना, कि क्या करे जिससे हमारा आईपीओ लग जाए। बड़ी ट्रिक्स लगती है लोगों की। कोई कहता है कि नया नया अकाउंट होता है ना, उसमें आईपीओ लगता है, पक्का लगता है। जब अकाउंट पुराना हो जाता है तब नहीं लगता। कोई है ऐसी कोई ट्रिक है? मेरा 9 साल पुराना डीमैट है, मुझे आईपीओ लगते हैं, कई बार नहीं लगते। जो वहाँ पे रजिस्ट्रार बैठा है वो ये थोड़ी चेक कर रहा है आपका डीमैट आज का है, कल का है, परसों का है। कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल सी ट्रिक्स जो बताई गई हैं। फंड्स हैं, मान लो आपके पास 15 लाख फंड्स हैं, तो आप स्मॉल HNI में मत लगाओ, बिग HNI में लगाओ। आपको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, 10, 15, 20 शेयर मिलेंगे, वहाँ प्रोपोर्शनल चलता है। स्मॉल HNI बेकार कैटेगरी है। रिटेल वाले में लगाओ, तो ये चेक करो कोटा किसका ज़्यादा है, स्मॉल HNI का या और आई शुड से रिटेल कैटेगरी का। कई बार होता है रिटेल का 10 होता है, कई बार 35 होता है। रिटेल का 35 है तो मैं यहाँ पे 1-1, 2-2 लॉट, 3-4 पे मैं नहीं जाता, 1-2 लॉट, 1-2 लॉट, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मम्मी के डीमैट अकाउंट से, फादर के, ड्राइवर के, भाई उसको भी कमाने का मौका मिले। एज सिंपल एज दैट। मैं तो उसको बोलता हूँ फंड्स मेरे, एनालिसिस मेरे, डीमैट अकाउंट तेरा, कमा, उसको भी शेयर दूंगा। मैं तो कहूँगा दे शेयर, भाई क्यों ना कमाने का मौका मिले, मैं बस खुश हो जाऊंगा, वो भी खुश। अलॉटमेंट चाहे उसको मिले, फैमिली का पार्टी है, राइट। तो मम्मी का अकाउंट, ब्रदर का अकाउंट, पड़ोसी का अकाउंट हो गया, जो आपका बेस्ट फ्रेंड का अकाउंट है, भाई तेरे पे डीमैट है, दोस्त को फ़ोन करा, हाँ है, एक काम कर लगा दे, भाई फंड्स नहीं है, गूगल पे मार दिया, लगा दे आईपीओ, मिल गया, वो खुश हो गया, मेरे पास तो पैसा पड़ा ही था। ये एक बार ये रिटेलर, स्मॉल HNI, बिग HNI, प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। 2 लाख से नीचे अगर आपकी एप्लीकेशन है, हाँ तो आप रिटेल कैटेगरी में आते हो, हाँ जी, जिसमें आप 13-14 लॉट लगा सकते हो। हाँ 90% आपके 13 लॉट ही लगेंगे। हाँ जी। इनका कैटेगरी रहता है कई बार 35, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, कई बार 10 हो जाता है। सेबी का रूल ये बोलता है कि अगर आप EBITDA लेवल पर लॉस में हो तो आप 10% लेकर आ सकते हो रिटेल वालों के लिए। अगर आप EBITDA लेवल पर प्रॉफिट हो, पैट के टाइम पर आप लॉस में आ गए, इंटरेस्ट ज़्यादा चला गया, टैक्सेस ज़्यादा चले गए, डेप्रिसिएशन आ गया, जैसे अभी आप एग्जांपल लो, कोवॉक्स का IPO आया था, EBITDA लेवल पॉजिटिव था, पैट में लॉस था, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है बाद में डेप्रिसिएशन काटो, तो उनका 35% कोटा था। रीज़न इज सिंपल कि आप EBITDA लेवल पर प्रॉफिट में थे, तो वहाँ 10% था। अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप स्मॉल HNI कैटेगरी में आओगे। अगर आपकी एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर है तो आप बिग HNI कैटेगरी में आओगे। एक ट्रिक ये है, कई बार लोग बोलते हैं यार मेरा IPO अलॉट नहीं हुआ। आपको लग रहा है IPO अलॉट नहीं हुआ क्योंकि लक फैक्टर है, नहीं। कई लोग क्या करते हैं, अकाउंट है अपने नाम से, विभोर के नाम से, मैंडेट या UPI भेजा अपने ही करंट अकाउंट से, चाहे पैन कार्ड आपका सेम हो, प्रोप्राइटर फर्म है जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड पर भेज दिया, चाहे आप उसमें डायरेक्टर हो। कई रजिस्ट्रार क्या करते हैं, विभोर है, ठीक है, विभोर है, XYZ है, हटाओ इसे। ट्राई करो जिस IPO अप्लाई कर रहे हो आप डीमैट अकाउंट से, उसी के UPI से आप उसको फिल करो। कई लोग क्या करते हैं, एक UPI बना रखी है फैमिली की, उसी से मम्मी का, उसी से पापा का। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं मिल सकता, क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रार हैं, कोई बिग शेयर वाला है, कोई के फिनटेक है, एक आधी बार आपको मिल भी जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो रिजेक्शन में ही जाएगा। आपका डीमैट है, अपने UPI से अप्लाई करो, ताकि चांसेस आप रिड्यूस करते जा रहे हो नॉन रिजेक्शन के। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं चाहे पहले दिन लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, तीसरे दिन लगाओ, प्रोबेबिलिटी सेम। मैं तीसरे दिन 12-1 बजे तक लगा लेता हूँ, 2-3 बजे का वेट नहीं करता। रीज़न इज, पता लगा मैंने लगाया, मेरा ब्रोकर ही नहीं चला, मेरा UPI ऐप नहीं चला, मैंडेट, अरे आएगा मैंडेट, आएगा 4 बज गए, अब मैंडेट का कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर आप पहले अपने एनालिसिस करके बैठो। एनालिसिस आपको ठीक लग रहे हैं,
कि यार QI भी नहीं आए, चलो थर्ड डे का वेट कर लो, 12 बजे 1 बजे काम निपटा दो और चुपचाप साइड में बैठ जाओ। प्री रिसर्च भी कर ली, लाइव एनालिसिस भी हो गए, बस। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, वो सब बेटर है करना, रादर देन कि यार मैं नया डीमैट अकाउंट खोलूँ। ऐसे कि अगर 50 IPO होंगे तो 50 डीमैट अकाउंट खोलता रहूँगा, ब्रोकर ही खत्म हो जाएंगे यार। राइट। अभी हमारे क्वेश्चन में सेबी जी की बात हुई, तो सेबी बहुत सारे नए रूल्स लेके आ रहा है रिटेलर्स को लेके, वीकली एक्सपायरी को लेके भी बहुत स्पेकुलेशन चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आप तो रिसर्च एनालिस्ट हो, आपने तो सेबी को बहुत ज़्यादा करीबन से पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है जितने भी जो ये रूल्स आ रहे हैं ये रिटेलर्स के लिए अच्छे हैं, ख़राब है, मार्केट के लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। दोनों चीज़ें। एक रूल जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, हाँ, SME IPOs की कैपिंग 90% पे कर दी प्रॉफिट की। अच्छा है, लोगों को लग रहा है बुरा है, क्योंकि पहली बात तो जो लोग 1-2 बंदा मिला, यार SME IPO की कैपिंग 90% पे कर दी प्रॉफिट की। मैंने कहा तो क्या हुआ? अरे यार पहले 100, 150, 200% खुलते थे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, चलो लास्ट टाइम SME IPO कब मिला था? कहता कभी नहीं। मतलब जो अलॉट ही नहीं हुआ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? पहले अलॉटमेंट तो मिले। SME IPOs अच्छे 100, 200, 500 गुना भर रहे हैं, मतलब 500 में से एक बंदे को मिलेगा। 1 in a million वाला हिसाब हो गया, राइट? ब्लू मून वाला हिसाब हो गया। मैंने कहा मिले तो सही, प्रॉब्लम क्या हो रही है? IPO खुला 100, 200, 150% पे, अब कोई तो बाय कर रहा है उसको, वहां से वो नीचे आ जाता था मैन्युपुलेटेड होके। जिसको बुक करना था वो तो बुक करके निकल गया, रिटेल वाला, HNI वाला, बहुत एक आधा SME IPO आता है जिसमें कोई आधा QI भी आ भी जाते हैं। अब ये यहाँ से नीचे आ जाता था, सर्किट, अब लोग फंस जाते थे। इस वजह से उन्होंने 90% पे कैप कर दिया। ये तो पंप एंड डंप टाइप का ही हो गया। पंप डंप बोलो, मैन्युपुलेशन बोलो, ठीक। एक रूल ये था। वीकली एक्सपायरी, मल्टीपल वीकली एक्सपायरी जिनमें वॉल्यूम नहीं थी, मिड कैप वॉल्यूम ही नहीं थी उसमें, फिन कैप में बहुत टाइम बाद वॉल्यूम आई। भाई मंडे को एक एक्सपायरी, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को 2-2 हो गई थी, फिर फ्राइडे को 2-2, 5 दिन में 6 एक्सपायरी हैंडल कर रहा हूँ मैं। वो थोड़ा सा ना क्योटिक हो गया था। What about बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इज गुड, दैट इज अ गुड वॉल्यूम। बैंक निफ्टी, निफ्टी, यही 2 मेजर थे। फिर उसके बाद सेंसेक्स आया, उसमें भी अभी उतनी वॉल्यूम नहीं जनरेट हुई है। कई बार मैंने देखा है कि सेंसेक्स गिरा, बट उसका ATM भी उस स्पीड से नहीं बढ़ता बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम्स वगैरह। तो ये 2-4 चीज़ें हैं कि भाई निफ्टी रखो, बैंक निफ्टी रखो, बाकी हो सकता है भाई धीरे धीरे सेंसेक्स में, क्योंकि वो बंद हो गई तो सेंसेक्स में वॉल्यूम वगैरह बन रही है। बट बाकी जो होती है ना टाइम पास, ये स्पेकुलेशन ज़्यादा हो गया था। लास्ट के 2 बजे के आसपास 2-4 रुपये, 5 रुपये लगा लिए, एक स्पाइक आ गया, निकल गए। बट जब सेबी ने देखा इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, तो भैया जेन स्ट्रीट वालों ने उठाया है। सुबह ही सुबह 2-2 रुपये के वॉल्यूम वाले आई शुड से 2 रुपये 4 रुपये का बाय कर लिया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे लेकर आए, वो 100 रुपये पे चला गया, 100 रुपये पे खुद तो एग्जिट कर दिया। अब खुद जेन स्ट्रीट एग्जिट कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, जो बाय कर रहा है वो फंस गया वहां पर। वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो अच्छा है वीकली एक्सपायरी कम करी, बट लोगों को समझना चाहिए कि आप हेज करके ट्रेड करो। कोई आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो कोई स्ट्रैटेजी बना लो। कवर्ड कॉल हो गई आपके साथ, या आपने हेज कर रखी है, स्टैडल बना रखी है, स्टैंगल बना रखी है, डेबिट स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड, इतनी सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है। रादर देन मैं नेकेड ऑप्शन एक आधा बाय कर लेता हूँ, 2 बजे 3 बजे के आसपास स्पाइक आया तो ठीक, वरना पे लोगों को लगता है अरे 2 रुपये का तो लॉस है। बट ऐसे हज़ारों लोग हैं। तो वो काफ़ी सारे रूल्स अच्छे हैं जो चेंज हो रहे हैं। जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा था वो तो ये IPO वाला था। पहले IPO 15-15, 17-17 दिन बाद आता था, पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग लग रही है HNI वगैरह को, तो अब वो 7 दिन में आ गया। वो अच्छा किया है सेबी ने। अभी आपने सुना सर के पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, कमेंट में लिखो विभोर जी, और फिर हम फिर से लेके आएंगे स्ट्रैटेजी के लिए, स्पेशल ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के लिए एक पॉडकास्ट रखेंगे, पूरा समझाएंगे आपको। डन सर। अभी बात जब जेन स्ट्रीट की आ ही गई है, तो ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बताइए कि कुछ ही लोगों ने इतने सारे पैसे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करके रिटेलर्स को वॉश आउट कर दिया बिल्कुल ही। तो आपको क्या लगता है एज अ रिटेलर जिनके पास ये सिस्टम्स नहीं हैं, उनको ये सीखना चाहिए, इसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर जो कर रहे हैं उसी में कुछ गलती हो उसको इम्प्रूव करना चाहिए? देखो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ये उस कैपिटल से नहीं होगा। एल्गो के लिए पहले आपको प्रॉपर सर्वर चाहिए,
मशीन चाहिए जो नॉन स्टॉप चलती रहे, लाइसेंस चाहिए। एल्गो इट्स नॉट कि आपने हाँ चलो शुरू कर देते हैं, प्रॉपर लाइसेंस लगता है उसके लिए, ठीक है। फिर कैपिटल। मेरा एक दोस्त है, घूमने निकल गया, सिस्टम चालू करके चला जाता है, रिमोटली उसको ऑपरेट करता रहता है, सुबह 9:15 पे लॉगिन कर देता है, मशीन काम करती रहती है। कैपिटल 5 करोड़ प्लस है। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास कैपिटल है 2-4 लाख रुपए, मैं एल्गो में कर लूँ, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट। तो कहने का मतलब ये है, या तो आपके पास कैपिटल अच्छी खासी हो, मशीनरी एक अच्छी खासी हो। इट इज़ द सेम डिफरेंस जो एक ब्रिटानिया कंपनी है, वो किस क्वांटम पे बिस्किट्स बना रही है, और एक जो आपके बराबर वाली दुकान है, लोकल बेकरी है, जो घर से अपनी रोजी रोटी कमा रही है, वो डिफरेंस है। तो आप रिटेल वाले हो, आप थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हो, जहाँ पे ग्रीड कम हो जाएगी, इमोशंस हट जाएंगे पूरी तरीके से, सिस्टम बेस्ड काम हो जाएगा। कोई भी आप एक कोई बड़ी सी स्ट्रैटेजी का नाम लो, प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक। अब आप उस एल्गो में ये डाल सकते हो कि मुझे जब 15 मिनट के या आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर बने, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बने, इन 10 स्टॉक में बने, निफ्टी के टॉप 10 ले लेते हैं, SBI, रिलायंस, इनमें मैनिपुलेशन बहुत कम हो सकती है, तो भैया मेरा बाय कर लेना, ये स्टॉप लॉस लगा देना। दिस इज एल्गो, सिस्टम बेस्ड काम है, ये रिटेलर्स के लिए यूजफुल है। यार हैमर बन रहा है, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, गया, इमोशंस आ गए बीच में आपके, आप खुद ही कंफ्यूज हो, मशीन कंफ्यूज नहीं है। मशीन में कमांड है कि भैया हैमर बना है, बाय करना है, अब वो मशीन देखेगी स्टॉप लॉस, टारगेट, आगे की बात है। मशीन आपसे एक कदम तो आगे चलेगी, उसमें इमोशंस नहीं है, ये यूजफुल है। तो आप अगर सोचो, बट इसके लिए कैपिटल अच्छी खासी चाहिए। कई बार आपके स्टॉप लॉसेस बिड भी होंगे, टारगेट्स भी आएंगे आपके पास। आप सोचो कि मैं एक i3 कंप्यूटर से काम चला लूँ, नहीं चलेगा वो काम। एक अच्छा सिस्टम चाहिए, अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अकाउंट तो ओपन करा, लैपटॉप चालू है, पावर सप्लाई चली गई, डीमैट चलेगा कैसे, सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा? तो रिटेलर उम्मीद ही छोड़ दे, क्योंकि सेबी ने जेन स्ट्रीट को तो पकड़ लिया। हाँ, पर ऐसे कितने सारे स्कैम्स चल रहे होंगे जो रिटेलर्स को हर रोज फंसाते होंगे, उसमें क्या करे रिटेलर? सबसे बड़ा स्कैम तो है अनफेयर वैल्यूएशंस पे IPO लेकर आना। सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि आप सोचो पेटीएम 1800 रुपये भाव, 2100 रुपये के भाव पर आया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो भाव ही नहीं आ रहा। स्टॉक ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गया 1:2 में, भाव ही नहीं आ रहा। तो आप मांगो ना उनसे रिपोर्ट कि भाई आप IPO ला रहे हो, हाँ जी, किस वैल्यूएशंस पे ला रहे हो, क्या हिसाब है आपका, क्या पीयर कंपैरिजन की ग्रोथ पे ला रहे हो? पीयर कंपैरिजन है 40 के पे रेशियो पे, जी हम भी 40 पे ला रहे हैं, जस्टिफाइड है? किसी प्रॉफिट में हो नहीं, अभी तक एक आधा क्वार्टर प्रॉफिट में आया है, 4 साल बाद जाकर आप IPO किस पे लेकर आए? सबसे बड़ा स्कैम तो वो है। और रिटेल की कैटेगरी भरी जाती है, फिर SME पर आ जाते हैं, SME IPOs आते हैं, सर्किट 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 सर्किट, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगती रहती है। तो वो पहले स्टेप तो मार्केट में आने का IPO ही है ना, तो पहले IPO को ही बेटर कर दो, एक प्रॉपर चेक बना दिया कि भाई आप वैल्यूएशंस की एक टीम बना दो। ये नहीं होना चाहिए कि आप लेकर आ रहे हो किस पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो डिलीवरी करके कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट वाली, IPO आया 700 रुपये के आसपास। मैंने कहा भैया कंपनी लॉस में है, मैं IPO अप्लाई नहीं करूँगा, OFS वगैरह है। GMP चल रहा था उसका 8-10% के आसपास। मैंने कहा GMP कितना ही चलता रहे, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने अप्लाई नहीं करा। एज पर GMP वो 8-10% के गेंस पे खुला। लोगों ने थोड़ा बोला रहे ये वो वगैरह, मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल लर्न अ लेसन। मैंने कहा फिर भी ये टिकेगा नहीं। 700 से 200 रुपये पे आ गया, 60% वेल्थ वाइप आउट हो गई। किसी ने तो एग्जिट मारा ही होगा, तभी वहाँ कैंडल बनी है, प्राइस एक्शन ट्रेड हुआ है। कार ट्रेड का एग्जाम्पल ले लो। तो पहले इनसे जवाब मांगो कि आप क्यों ला रहे हो ऐसी वैल्यूएशंस पे, क्योंकि जिनको नहीं पता वैल्यूएशंस, P रेशो, EPS, राइट, और पैट मार्जिन्स, PEG ग्रोथ, आधे लोगों को P रेशो पता है, PEG नहीं पता बहुत से लोग, राइट, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। उसके लिए सर के चैनल देखा करो, आपको सब पता चल जाएगा। चलो, बहुत नेगेटिविटी हो गई, अब किसी तरफ नॉलेज की तरफ चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर जगह पे हमने AI देख लिया, डेटा सेंटर देख लिया, बहुत हो गया सेक्टर्स। आप
ऐसा सेक्टर बताओ जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी उसमें जाने वाली है या वो अच्छा बूम करने वाला है, प्लीज़ हमें बताइए। पहला वाटर रिसाइकलिंग, लोगों ने एआई देख लिया, ये सब देख लिया। एक तो वाटर रिसाइकलिंग सेक्टर अच्छा है। आगे जाकर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, जैसे आप दिल्ली में जाओ, एक सोसाइटी के अंदर 10 तो बिल्डिंग होती हैं और हर बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50, 60, 70, 100 के आसपास फ्लैट होते हैं। एक फ्लोर पे 2-2, 3-3, 4-4 बना देते हैं। और अब तो भैया कैमिलीज और ये वो सब अच्छे खासे लेवल पर बिक रहे हैं। तो वहाँ वाटर की प्रॉब्लम है, सीवेज ट्रीटमेंट्स प्रॉब्लम है। तो ये 2-4 सेक्टर ऐसे हो गए। सेकेंड सेक्टर, बड़ी IT कंपनीज ऑलरेडी बड़े क्लाइंट्स के पास हैं, उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स है, प्रॉफिट ग्रोथ है। जो स्मॉल IT कंपनीज हैं, स्मॉल कैप वाले, मिड कैप वाले, राउटर वाली कंपनी देखो, जो कंपनी राउटर बना रही है, जो कंपनी राउटर का केबल बना रही है, फाइबर बना रही है, उसको देखो भैया। जब AI चलेगा तो राउटर भी चाहिए, 2, 3, 4 साल उसकी लाइफ होती है। राउटर के केबल भी चाहिए, सारा काम अंडरग्राउंड चल रहा है, राइट। तो ये 4-5 सेक्टर अच्छे हैं। मतलब सिर्फ मेजर सेक्टर मत देखो, उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं उनको देखो। एग्जैक्टली। आप ये देख रहे हो ट्रेन दौड़ रही है, आपने देख लिया IRCTC का काम ट्रेन का नहीं है, उसका काम टिकट बुक करने का है। वो अंदर रेल नीर के जो आप बॉटल खरीद रहे हो उससे उसको पैसा मिलता है। खाना जो बुक करते हो उसका काम केटरिंग का मेयर हुआ ना, ठीक है, उसके नाम में ही IRCTC केटरिंग है। दूसरी तरफ क्या है, अब आपने ट्रेन देख ली, ट्रेन की पटरी किसने बिछाई, आपने वो भी देख लिया। ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम किसने बनाया, उस पर फोकस करो। वो HBL पावर, HBL इंजीनियरिंग के पास है, जो कवच सिस्टम बनाता है कि भाई 2 ट्रेन या ट्रेन की पटरी पर कुछ भी है, आपने एक डंडा भी रख दिया वहाँ पर, वो पहले ही अलर्ट दे देगा इसमें बीच में कुछ है, आगे सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड कर देगा, ऑटोमेटिकली। अभी तो सिर्फ 1500 किलोमीटर पर बनाई है। इंडियन रेलवे लाइन 1 लाख किलोमीटर की है, तो एक्सपेंशन है। मैंने HBL पावर 80 रुपये पर बाय करा था, पोटेंशियल दिखी, आज 600, 650 हो गया। मैं आराम से होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पड़ा रहने दो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कितने मोबाइल हैं? मेरे पास 3 मोबाइल है घर पे। हर बंदे के पास आज के ज़माने में 1 से ज़्यादा मोबाइल है। मेरा सवाल ये मतलब था पूछने का, 2-3 है। हाँ। और 1-2 घर में स्पेयर पड़े रहता है, कभी ख़राब हो जाए मेड को दे देते हैं, राइट। मोबाइल कौन बना रहा है? डिक्सन। और तो कोई है नहीं इंडिया में, सोल बंदा है डिक्सन, नंबर 1। फिर अब वो बाकी जितने हैं, जो रियलमी वाला ले लो, रेडमी वाला ले लो, इन सबसे साथ भी टाई अप करते जा रहा है कि भैया मैं तेरे मोबाइल बना कर दूंगा, वॉल्यूम की ग्रोथ बना के दे रहा है। उसके बाद अब आप नेटवर्क भी तो यूज़ करोगे ना, मोबाइल लेने के बाद यूज़ करोगे। 2 ही नेटवर्क और आईशुड से 3 ही नेटवर्क ऑपरेटर है। BSNL तो लिस्टेड है नहीं, वोडाफोन, एयरटेल और जियो, बस सिंपल एज दैट। हो गया सिंपल सी बात। तो दीज आर द सेक्टर्स जिन पे लोगों का फोकस नहीं है। was a very informative podcast. Thank you so much. और इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जितनी भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसको आप बाद में भी देख सकते हो। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम सिर्फ सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, PDF जाके डाउनलोड करो और उसको लाइफ में अप्लाई करो, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ सेइंग समथिंग, तो वो आपकी लाइफ को बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आने वाले हैं प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।